भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राजनीति की तरफ। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। और साथ ही पॉलिटिकल कमेंटेटर और हेड बंसल डिजिटल के सुनील शुक्ल जी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी, जिनकी मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, मुस्कुराहट नहीं छूटनी चाहिए और राजपाल जी के चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट होती है। सुनील जी, पहला एक कमेंट आपका लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। किस तरह आप देखते हैं कि जो ये फैसला हुआ है, बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पर मैं कहूँगा वो भी नहीं है, क्योंकि आप जब 195 में 47 युवाओं को मौका देते हैं तो आप एक नवाचारी प्रयोग के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं, स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश? सर बिल्कुल साफ है शरद जी, जिस तरीके से हमने कहा है कि मैं सबसे पहले जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, मैं इसको पूरा जो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उस रूप में देख रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कहा था कि ये जो है केंद्र में सत्ता की तीसरी हैट्रिक की बात जो कही थी, और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जीत जो है उसकी बुनियाद जो प्रशस्त करेगी, तो ये उसी दिशा में लग रहा है कि जिस ढंग से ये उम्मीदवार घोषित किए गए हैं 24, और उसमें से हम देख रहे हैं कि 5 सीटों पर जो थे वो चेहरे बदल दिए गए हैं, टिकट काट दिए गए हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें पूरी तरीके से जो लग रहा है कि बीजेपी कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने कर रखा है कि मिशन 29, पिछली बार हम सब जानते हैं कि 2019 में किस तरीके से एक सीट छिंदवाड़ा, और अब छिंदवाड़ा को लेकर उन्होंने तय कर रखा है कि भाई हमारा 29 की 29 सीटें। तो ये लग रहा है कि इस पूरे उसमें बीजेपी ने एक चुनाव जीतने की संभावना और दूसरा परफॉर्मेंस, और इसके बाद लग रहा है कि जो भी विवादित थे, चाहे हम भोपाल की सांसद प्रज्ञा की बात करें या हम लेकिन दो सीटें जो हैं, और ख़ासतौर से मैं इंदौर की बात करूंगा, ये अभी भी रहस्यमय है कि शंकर ललवानी युवा नेता हैं, अप टू डेट रहते हैं, गंभीर हैं, संजीदा हैं। वहाँ से या तो कहीं सुमित्रा महाजन जी की जो एक छवि वहाँ महिला, एक ऐसी लीडर जिन्होंने मेरे ख्याल से 6 या 7 बार रिप्रेजेंट किया है इंदौर को, तो क्या महिला सीट की, क्योंकि चर्चा यही है, मनोज सैनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं एक बार फिर इस सवाल के साथ रुख करूंगा। और इसी तरह अनिल फिरोजिया को भी जो मौका मिला था, जहां तक मुझे याद है उनको पहला मौका था लोकसभा का। ये 2 सीटें चौंका रही हैं मुझे, मतलब इस पूरी सूची में कि ये क्यों रुकी हैं। निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस शायद कारण हो। जी बिल्कुल हो सकता है शरद जी, जैसा अपन कहा जाए कि भाई इंदौर और उज्जैन, और साथ में अगर हम धार जोड़ लें, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जरूर हो सकता है कि कोई एक रणनीति के तहत तो खासतौर से छिंदवाड़ा की बात करें, लेकिन इंदौर और उज्जैन घोषित नहीं होना ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। और मुझे लगता है कि इंदौर में जिस तरीके से वाकई में आप कह रहे हैं कि शंकर ललवानी, लेकिन बात जब वही आ रही है परफॉर्मेंस, और इंदौर जिस तरीके से वहाँ कहें कि बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता, और जिस तरीके से आपने अभी सुमित्रा महाजन का नाम लिया जो रुकी, उन्होंने एक तरीके से केंद्र की चुनावी राजनीति में एक लोकसभा में एक इतिहास रचा हुआ है। तो इस संदर्भ में लगता है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इंदौर और उज्जैन को लेके कहीं ना कहीं पार्टी के सामने कोई सवाल है, और ये आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं कोई एक नया एक चेहरा और कुछ ना कुछ एक नया संदेश देना चाहती है। मुझे लगता है इसी के तहत शायद इंदौर और उज्जैन को अभी रोका गया है, क्योंकि ये दोनों सीटें बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, और दोनों सीटें अपने महत्व की वजह से, एक आर्थिक राजधानी और दूसरी धार्मिक राजधानी, बेहिचक, क्योंकि महाकाल जहां है वो तो राजधानी भी, उसके आगे कुछ नहीं है। बहरहाल जितेंद्र मिश्र जी से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जितेंद्र जी, मसला बीजेपी का है, लेकिन उसने फिर बाजी मारी है। जैसा हमने देखा था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे, लेकिन 2023 में ये बीजेपी थी विधानसभा में, और अब लोकसभा में भी ये बीजेपी है जिसने पहले कैंडिडेट दिए हैं। शरद जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ गई, इसकी प्रतीक्षा हम भी कर रहे थे। हमारी भी स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। राहुल जी की यात्रा के बाद जो तीसरी बैठक होगी उसके बाद लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सूची देख रहा था,
ये भारतीय जनता पार्टी की सूची में किस आधार पर टिकट दिए गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ये देखिए प्रज्ञा सिंह ने अगर काम किया है जी तो टिकट रिपीट होना था, या फिर भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहीं ना कहीं असफल साबित हुई है। असल में वो राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, वो उसको सिर्फ वो जो राम मंदिर और सांप्रदायिकता के आधार पर टिकट दिया गया था, आज वो आपके सामने आ गया है। कहीं कोई विकास को लेकर के प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहीं गंभीर नहीं रही, इसलिए उनका टिकट कटा है। अब आप देखिए केपी यादव पिछड़ा वर्ग का वो चेहरा था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। आज आपने साबित कर दिया कि या तो आपने विकास नहीं किया है या फिर केपी यादव को हटाने के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबाव है। तो निश्चित तौर पर चुनाव शरद जी मुद्दों पे लड़ा जाता है, और आज मुद्दों की कमी इस देश में नहीं है। इस देश में आपने देखा होगा कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वही फैसला किया था, वही दांव चला था कि कर्नाटक चुनाव को जीत लेंगे। हनुमान जी को ला करके मंच पे बैठाल दिया था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने विकास पर लगातार सवाल पूछे जिसका जवाब नहीं था। हिमाचल में भी यही हुआ था। मेरा ये कहना है कि अब 10 साल से आप सरकार में बैठे हैं, आपको जवाब देना होगा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, 20 करोड़ लोगों को आपने कहाँ रोजगार दिया। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी सरकार। इसके लिए तो अब डिबेट शुरू होगी ही जितेंद्र जी। निश्चित तौर पर आज शरद जी। टिकट चयन तक ही थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम फोकस रहें, और ये विषय तो उठेंगे ही आगे जाकर, क्योंकि ये अधिकार है और राहुल जी इस समय मध्य प्रदेश में हैं और निश्चित तौर पर वो पूरे मुखर होकर ये सारे विषय उठाएंगे ही। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, शायद बीजेपी उनसे इस मायने में इत्तेफाक रखेगी कि नमो ऐप और विश्लेषण के जरिए जिसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है, चाहे वो प्रज्ञा भारती जी हों या फिर वो केपी यादव रहे हों, उनको निश्चित तौर पर उनके परफॉर्मेंस से कोई कमी तो हो पाई ही होगी बीजेपी शरद जी, ये सांसद का कसूर नहीं है। असल में आपके शीर्ष नेतृत्व ने झूठ बोला, जुमलेबाजी की, उसका जवाब जनता के बीच में सांसद के पास नहीं था, इसलिए वो असफल साबित हुआ, इसलिए उसका टिकट कट रहा है। आप ये बताइए, जिस गांव में जाते हैं वहाँ पूछते हैं कि साहब स्मार्ट सिटी तो दिखा दीजिए, वो पूछते हैं सर महंगाई को लेकर के क्या कहना है आपका, रोजगार को लेकर के क्या कहना है, और निश्चित तौर पर सांसदों के पास जवाब नहीं है। शरद जी, चलिए राजपाल सिंह सिसोदिया जी की तरफ मैं चलता हूं। सर, एक क्विक कमेंट, आपने अपने साथी जितेंद्र जी की भी बातें सुनी। आज जो अपनी सूची जारी की है वो सूची जो है सर्वसमावेशी। आप उसमें देखेंगे दीर्घ अनुभव वाले हमारे अति जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी हमारे युवा भी इसके नए भी है, पुराने भी है, महिला भी है, और सभी वर्ग का समावेश करके मैं लौटता हूँ, आपके कुछ ऑडियो में इशू है, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर जिन सांसदों को टिकट काट के ये बताने की कोशिश हुई है, मनोज इसका उत्तर हमें दे सकते हैं। मनोज, आपसे इसकी अपेक्षा रखेंगे, और ग्वालियर से भी एक बड़ी खबर है। जया, क्या खबर है आप? बिल्कुल, और मेहमानों से बातचीत करें उसके पहले एक बड़ी खबर, कांग्रेस ने केपी यादव को ऑफर दिया, ये खुला ऑफर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि केपी यादव के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। बीजेपी ने गुना से केपी यादव को टिकट नहीं दिया। हालांकि आपको ये बता दें कि वर्तमान में वो इसी सीट से, गुना सीट से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उनके स्थान पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से टिकट दिया गया है। तो इसके बाद अब देखिए बयानबाजी शुरू हुई। कांग्रेस ने केपी यादव को खुला ऑफर दिया कि दरवाजे कांग्रेस के खुले हुए हैं केपी यादव के लिए। सुनिए जरा क्या कहा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब केपी यादव के लिए मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले। अब केपी यादव के लिए मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले। अब केपी यादव के लिए मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब केपी यादव के लिए मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले। चलिए, तो आपने सुना कि केपी यादव जी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। तो अब दरवाजे जो शायद बंद हैं, वो दरवाजे वो हैं कि जिन दरवाज़ों में कहा जाता था कि आदर्श, नैतिकता, बड़ी बड़ी बातें, वो दरवाजे बंद हैं, और अब दरवाजे चुनावी राजनीति में आगे बढ़ने के खुले हैं। जितेंद्र जी, बहुत आप लोग पानी पी पी के कोसते हैं जब कांग्रेस से कोई नेता बीजेपी में जाता है। अब इसको आप क्या कहेंगे? केपी यादव जी का स्वागत कर रहे हैं आपके नेता प्रतिपक्ष? नहीं, देखिए शरद जी,
केपी यादव का निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनाधार है जो उन्होंने सिद्ध किया है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर जनाधार वाले नेता को छोड़ करके आप अगर चुनावी राजनीति में तो माने गुना से उतार सकते हैं कि कांग्रेस के टिकट पर? देखिए ये तो समय बताएगा केपी यादव जी को लेकर के क्या फैसला होना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर ग्वालियर से लड़ते तो चुनाव हार जाते। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा लिया, अनेकों सर्वे के आधार पर यह तय हुआ कि ग्वालियर से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। उन्होंने केपी यादव की बलि दे करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से चुनाव पहले लड़ाया मैं टीम से समझ लेता हूं। सिसोदिया जी का ऑडियो अगर ठीक है तो हम एक बार रुक कर सकते हैं क्या उनकी तरफ? चलिए सिसोदिया साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए, बहुत संतुलित सूची हमने जारी करने का काम किया है और यह सूची जो है विधिवत तरीके से आज जारी होकर हम ये कह सकते हैं कि युवा, महिला, बुजुर्ग, वरिष्ठ, अति वरिष्ठ और सभी प्रकार के हमारे इसका समावेश इसके अंदर है, सूची के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आज जितनी सीटें डिक्लेयर हुई है वो सभी सीटें हम जीतेंगे, उस स्थिति में हम है। भोपाल की सीट को लेकर जिस प्रकार से भी मेरे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे, गुना को लेकर जिस प्रकार की बातें हो रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। अनुशासन हमारी पार्टी में है और अनुशासन के हमारे निर्णय को हम एग्जीक्यूट कराना जानते हैं। अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होने का काम हमारे यहाँ होता है। इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। कांग्रेस प्रलोभन देती रहे, पर केपी सिंह जी जैसे कार्यकर्ता जो कि हमारी पार्टी की शान है, वो लोग कोई किसी प्रकार के ऐसे प्रलोभन में आने वाले कोई कार्यकर्ता नहीं है। जहां तक साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को लेकर मेरे मित्र बात कर रहे थे, सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, इनको सब कुछ इसी प्रकार का दिखने वाला है। कांग्रेस अपने आप को देखे, बेहतर होगा कि जितेंद्र जी अपनी पार्टी के बारे में विचार बताए, वो अपना बताए कि वो किस स्थिति में है, वो कहां पे है। आज इस लोकसभा चुनाव के अंदर उनकी पार्टी और उनका घमंडिया गठबंधन कहाँ है, किस प्रकार से चलिए इस पे फिर चर्चा करते हैं। जी हाँ, इस पे फिर चर्चा करते हैं कि क्या स्थितियां हैं और क्या मुद्दे हैं। मनोज, आपका एक क्विक कमेंट। जिनके टिकट कटे हैं, नमो ऐप इस बार कहा गया कि एक बहुत बड़ा निर्णय करता रहा है इस चुनाव में, और ये एक ऐसी एजेंसी है जो तमाम पैमानों पर विश्लेषण करती है। जैसा आप ही ने खबर ब्रेक की थी कि अधिकांश मध्य प्रदेश के सांसद नमो ऐप की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, तो 11 जो हैं नमो ऐप की कसौटी पर खरे तो नहीं होंगे सर, और अभी 5 और बची हैं। अगर वहाँ भी टिकट कुछ लोगों के कटते हैं तो 12 से ऊपर का भी आंकड़ा हो सकता है। तो अब ये वो बीजेपी है कि जो कहती है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। जी देखिए, परफॉर्मेंस दोनों तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। डिजिटल का मतलब ये है कि जो सरकार अपनी योजनाएं लेकर आ रही, शरद जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बंसल न्यूज की एक खबर थी नमो ऐप के जरिए, और उसका असर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, केपी यादव विवादों में रहे, विवादों की वजह बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कार्यालय बुलाया जाता रहा। 5 दिन पहले भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि बार बार बीजेपी के दफ्तर पहुंच रहे थे। लेकिन इसमें एक विचार हमें करना पड़ेगा कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां जा रहे हैं तो राज्यसभा की एक टिकट खाली हो रही सर जी, तो क्या कोई एक बीच में सामंजस्य का रास्ता निकालेगी भारतीय जनता पार्टी? ये बात अलग है कि कांग्रेस ने उनको ऑफर कर दिया है, तो मुझे लगता है कि एक दूसरा रास्ता, क्योंकि यादव को आप दरकिनार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव है, तो निश्चित रूप से वो वर्ग तो उनसे जुड़ा है, लेकिन उस क्षेत्र में बहुतायत यानी एक बड़ी संख्या उसकी है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ डील ऐसी जरूर हुई होगी। ये बात जरूर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। दूसरा, ढाल सिंह बिसेन की बात करें तो वो नमो ऐप के जरिए उतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जिसकी जरूरत थी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। यदि हम ग्वालियर की तरफ जाते हैं, सिजवलकर साहब की तरफ, तो उनके साथ भी कुछ चीजें जुड़ी रही, कुछ राजनीतिक समीकरण हमारे ठीक नहीं बैठ रहे थे। यदि हम इंदौर की तरफ जाते हैं, जिसका आप होल्ड करने का जिक्र कर रहे हैं, तो इंदौर में वरिष्ठ नेताओं के बीच में संकल ललवानी वर्सेस वरिष्ठ नेता,
कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसीलिए होल्ड किया गया। और एक महानगर, चूंकि भोपाल महानगर से एक महिला सीट ऑलरेडी रहा करती थी प्रज्ञा सिंह, उनको हटाया गया, तो किसी महिला को लेकर ही आना। तो इंदौर से तो ये मानकर चलिए कोई महिला, और बहुत ज्यादा उम्मीद है कोई मराठी मानुष जैसे कहा जा सकता। सुषमा लगातार वहां से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बनी रही सुमित्रा ताई, तो उनकी जगह किसी महिला को एडजस्ट करने की तैयारी है। उज्जैन में जो पैच फंसा हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा इसमें सस्पेंस अब क्रिएट हो गया। यदि आज टिकट उनको नहीं मिला है, क्या अनिल फिरोजिया वापसी करेंगे, तो इंतजार करना चाहिए। लेकिन छिंदवाड़ा में एक नया चेहरा दिखाई देने वाला, बड़ा चेहरा दिखाई देने वाला, और बालाघाट से भी कोई नया चेहरा हमारे सामने बिल्कुल होगा। मनोज, लेकिन और नमो ऐप का अपना- ये तय मानिए कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं जो हमने दिल्ली से सुनी हैं बीजेपी के अंदर खाने से, कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो किसी का भी टिकट नहीं काटा जाएगा। इस बार जो पैमाने तय किए गए थे वो ये था कि 3 बार से लगातार जीत रहे हैं जो लोग, उनके बारे में विचार कर सकते हैं, 70 पार जो कर चुके हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है इसकी तरफ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि युवाओं की एक संख्या है, और सुषमा स्वराज जी की बिटिया जो हैं वो दिल्ली से वापसी कर रही हैं, बांसुरी जी, बांसुरी उनका नाम है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने देखिए, आप सारे इक्वेशंस उन्होंने बिठाए, इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार छत्तीसगढ़ भी रहेगा हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड रहेंगे आदित्य नामदेव, जिससे छत्तीसगढ़ का भी हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी को मैदान में उतार कर क्या मैसेज दिया है पार्टी ने कि महत्वपूर्ण नेता जो हैं, जिनके विधानसभा में रहने से कई बार युवा नेता के भीतर ये भी रहता है कि प्रिंसिपल साहब हैं, तो ऐसे नेताओं को दिल्ली, और दिल्ली के बजरिए फिर क्या रायपुर या मध्य प्रदेश, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हम विश्लेषण करते हैं।